नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस पर हमारा विशेष कार्यक्रम जो कि आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आज हमारे बीच नालासोपारा के 132 विधानसभा क्षेत्र से मौजूद है नेहा दुबे जी। आइए जानते हैं कि आगामी विधानसभा इलेक्शन को लेकर के इनकी तैयारियां किस तरह की हैं। नेहा जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह की आपकी छवि है और आप जिस तरह से सेवा कर रही हैं कांग्रेस में लेकर लोगों की, क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ से इसके पहले आज तक कांग्रेस ने अपने किसी उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया है, लगता है इस बार क्या करेंगे? भगवान की इच्छा रही शायद तो, और हमारे पार्टी अधिकारियों की इच्छा रही तो शायद इस बार कांग्रेस को अपना सीट लड़ाना चाहिए यहाँ से, इस 132 नालासोपारा विधानसभा से, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन यहाँ पर नालासोपारा विधानसभा में जो इलेक्शन यहाँ पर कांग्रेस ने लड़ा है वो है 1990 में, और उसके बाद से आज तक पिछले 25 सालों में आज तक कांग्रेस ने अपना यहाँ पे पंजा जो उनकी निशानी है वो आज तक नहीं लड़ा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार शायद पार्टी अपना कैंडिडेट लड़ाएगी। क्या वजह है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं खड़ा करती है? क्योंकि जो मित्र पक्ष हैं यहाँ के जिनके साथ कांग्रेस अलायंस करती है और अपना सीट छोड़ती है, उनको शायद चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है कि कम से कम उनको 35 सीट लड़ानी है पूरे महाराष्ट्र में। तो उस वजह से वो अपनी चिन्ह के लिए खुद अपने सीट्स लड़ाएंगे। तो कांग्रेस अपना आप कह रहे हैं कि मित्र जी पक्ष के चलते कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा नहीं करता है। आपको नहीं लगता है कि आप सीधे सीधे अपनी पार्टी के लोगों पे आरोप लगा रही हैं? मैंने मित्र पक्ष कहा, मित्र पक्ष यानी कि कांग्रेस मित्र पक्ष में कहीं ना कहीं पे त्याग कर रही है जी। लेकिन वो ये कांग्रेस तो अपना साथ पूरा दे रही है, लेकिन मित्र पक्ष अपना पूरा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आप मित्र पक्ष की बात करें तो नालासोपारा विधानसभा में ये मित्रता होती है, बोईसर विधानसभा में ये मित्रता होती है, लेकिन अगर आप पिछले इलेक्शन देख ले 2009 का, तो वसई विधानसभा में ये मित्रता नहीं होती है, क्योंकि वसई विधानसभा से जिमी गोंसाल्विस कांग्रेस के लिए एज एन कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन यही मित्र पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ा किया था, नारायण मानकर के रूप में। तो आपको नहीं लगता है जिस तरह से जो लोग यहाँ पे कांग्रेस पे विश्वास रखते हैं, जो उम्मीदवार हैं जो कि कांग्रेस को पसंद करते हैं, वो उनके साथ में कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है? और अगर मान लीजिए कि इस बार भी मित्र पक्ष को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को यहाँ खड़ा नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? अगर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं लड़ाया तो सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट एज एन एमएलए लड़ना चाहता है वो पब्लिक का सर्वेंट होता है और उनका काम होता है लोगों की सेवा करना। मैंने मेरा धर्म अपना लिया है कि मुझे पब्लिक की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, तो चाहे उसके लिए मुझे मेरे पक्ष टिकट दे ना दे, मैं लोगों की सेवा करूंगी और मेरी पूरी तैयारी है। तो ये मान के चले कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस आपको यहाँ से टिकट नहीं देती है तो आप एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को खड़ा करके चुनाव लड़ेंगी? जी बिल्कुल। मतलब ये मान के चले? जी बिल्कुल। ओके, तो हम इस बात की उम्मीद करेंगे कि आप कांग्रेस का पक्ष लेके लड़े, ताकि जिनका विश्वास कांग्रेस पे लगातार बना हुआ है वो भी कांग्रेस के इस हाथ के पंजे को देख करके अपनी मोहर लगाए। ये बताइए कि आप लड़ने की बात तो कर रही हैं, लेकिन किन मुद्दों पे लड़ेंगे आप? आपके क्या क्या मतलब मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आपने तैयारी कर रही है? जी, मेरा सबसे पहला और सबसे अहम मुद्दा है डेवलपमेंट, जिसमें से भी बेसिक नेसेसिटी, जो एक नॉर्मल लोगों की बेसिक नेसेसिटी होती है। यहाँ का पिछले 25 सालों से जो गुंडा राज यहाँ पे चला आ रहा है, जो सत्ताधारी हैं जो पिछले 25 सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, ना कि विधानसभा में बल्कि महानगर पालिका क्षेत्र में भी, लेकिन उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ढोंग किया है और उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट नहीं दिया है। यहाँ ना रोड रास्ते बराबर है, ना पानी की मूलभूत सुविधाएं लोगों को है। चाली पट्टे जो है, जो स्लम एरिया है, वहाँ पे लोगों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। वहाँ पर तो रोड बिल्कुल नहीं बने, मिट्टी के रोड आज भी वहाँ पर है, मतलब वहाँ जाना आना भी लोगों का बहुत दुश्वार हो गया है। तो वो सारे मेन मुद्दे हैं मेरे डेवलपमेंट के और बेसिक नेसेसिटी के, जो एक नॉर्मल सिटीजन का हक है। मैं उन मुद्दों पर अपना इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। आपने कहा गुंडाराज, किस तरह की गुंडाराज यहाँ चल रहे हैं और कौन से पक्ष के लोग हैं जो इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसको कि आपको इतना ओपनली बोलना पड़ रहा है कि गुंडाराज? गुंडाराज एक यहाँ पे जो पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, जो एक ये पार्टी है, ये खुद पार्टी के जितने लोग हैं ये सभी गुंडे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, टाड़ा एक्यूज्ड टेररिस्ट डिटेक्शन एक्ट एक है, टाड़ा एक्ट के अंदर फंसे हुए हैं जयेंद्र विष्णु ठाकुर इलियास भाई ठाकुर, जो हितेंद्र ठाकुर के बड़े भाई हैं, सगे बड़े भाई हैं। उन्हीं के दूसरे भाई हैं दीपक ठाकुर, वो भी टाड़ा एक्यूज्ड है। गजानन अनंत पाटिल वो भी टाड़ा एक्यूज्ड है, और संजय कड़ू जो उनके चाचा लगते हैं वो भी
टाड़ा एक्यूज है, तो ये सारे क्रिमिनल्स की पार्टी है। उसके अलावा हितेंद्र ठाकुर के ऊपर, खुद के ऊपर, वो खुद ही एक क्रिमिनल है, उनपे कितने सारे क्रिमिनल केसेस चालू है। तो यहाँ ये सब एक क्रिमिनल्स की फौज है जो एक हो गए हैं और ये लोग ये करते हैं। और आप हर इलेक्शंस के पहले अगर आप नालासोपारा विधानसभा की हालत देखें तो आपको एक आधा मर्डर केस तो सुनने मिलेगा। लाइक 2009 में प्रवीण दुले, आरपीआई के जो आठवले वाले आरपीआई है, उस रिपब्लिकन पार्टी के, उस पार्टी के नेता को मारा गया था क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं, यहाँ के एक लोकल पेपर में, कराले समाचार में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं विधायक इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। और उनके घोषणा करने के बाद 5 दिन के बाद उनका मर्डर हो गया। तो उस मर्डर में भी उन्हीं लोगों का हाथ था। तो ये एक गुंडागर्दी है। उसके अलावा यहाँ पर पिछले इलेक्शंस में विवेक पंडित जी जो वसई के आमदार हैं, उनको मारा गया था। वसई के जो राष्ट्रवादी के जो अध्यक्ष है गोविंदा गुंजालकर जी, उनको मारा था। उसके ऊपर तो काफी केसेस भी होता, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था हितेश ठाकुर के अगेंस्ट में। आज भी विवेक पंडित जी का जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो इसी बेसिस पे है क्योंकि उनकी जान को हितेंद्र ठाकुर से धोखा है। ये ग्राउंड्स पे उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला है। और आज जो मेरे पास भी पुलिस प्रोटेक्शन है वो भी इसी ग्राउंड पर है क्योंकि मेरे पिताजी का मर्डर इन्हीं लोगों ने करवाया है, इनकी जो गैंग है। जिस तरह से आप बता रही हैं कि पहले आपके साथ में, आपके बाबूजी के साथ में इस तरह की कुछ वारदात हो चुकी है और आप लोग इन सब बुरे समय से आप गुजर करके यहाँ तक पहुंची हैं, क्या लगता है जिस तरह से इस बार आप एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से उभर के सामने आई हैं, इस तरह की हरकत आपके साथ में भी हो सकती है? हो तो सकती है क्योंकि आज के दौर में देखा जाए वो गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। वो लोग चाहे तो ये कर सकते हैं। मुझे गवर्नमेंट ने संरक्षण दिया है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। अगर मेरे नसीब में रहा तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और नहीं रहा तो वो कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं था। नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपके साथ में इस तरह की घटना ना घटे और आप जीवित रहते हुए अपने समाज, अपने लोग, उन लोगों की सेवा करें जो कि आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलिए, ये तो हो गई यहाँ तक की बात है, लेकिन अब मुझे ये बताइए, जिस तरह से हम दोबारा एक बार विकास पर आते हैं, ऐसे कौन से विकास के काम हैं जो अब तक बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने नहीं किया है उनके कमिटमेंट्स के बाद में, और ऐसे कौन से कमिटमेंट्स आप करेंगे और उनको आप आगे लेके चलेंगे जिससे कि कहीं ना कहीं पे जनता का फायदा हो सके? बहुजन विकास आघाड़ी पिछले 25 सालों से लोगों को पानी के नाम पर उल्लू बनाती आ रही है। उल्लू शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वो लोगों को बाकायदा उल्लू बना रही है, उन्हें बेवकूफ बना रही है। और बेवकूफ बनाते हुए उसी मुद्दों पर वो हर साल पानी के मुद्दे लेके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पिछले 25 साल से वो सूर्य प्रकल्प जो है हमारे यहाँ का डैम का, वो प्रकल्प दिखा रहे हैं, लेकिन पानी कहीं भी किसी भी एरिया में अवेलेबल नहीं है। बिल्डर्स यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन में मैं सिर्फ चाली और लोड बेरिंग नहीं कहूंगी, यहाँ पर ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिसके अंदर ये लोग डुप्लीकेट सीसी लगाकर बिल्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 21 माले की, 24 माले की बिल्डिंग का प्रपोजल आया नहीं है महानगर पालिका से, लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉवर्स बन रहे हैं 21 माले के, 22 माले के। अगर आप उनको देखें तो जो लीडिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जैसे आपके 99acres.com हो गए, ऐसे बड़े बड़े वेबसाइट्स पर, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स पर इन लोगों की ऐड आती है और ये बॉम्बे के लोगों को आकर्षित करके यहाँ पर फ्लैट्स खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। और वो लोग यहाँ पर फ्लैट्स लेते हैं, लेकिन फ्लैट लेने के बाद जब आपके पास पानी नहीं है, आप उनको पानी नहीं दोगे तो नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे। तो उस हिसाब से ये हो गया कि जितना हमको पानी मिला है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा शायद हमारी आबादी है, उस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो पानी का मुद्दा ये हो गया। उसके अलावा रोड, सिडको के टाइम से नालासोपारा में 2 ओवर ब्रिजेस जो है, जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, वो पास हो चुके हैं। एक बना है, उसके अलावा 2। तो लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3 होने चाहिए। मैं आपको एरिया बता दूंगी। एरिया है एक आपका अलकापुरी से नालासोपारा वेस्ट तक, नालासोपारा ईस्ट में एक अलकापुरी एरिया आता है, अलकापुरी टू नालासोपारा वेस्ट। उसके बाद आपका हो जाता है नारंगी फाटा विरार ईस्ट टू विरार वेस्ट। तीसरा आपका हो जाता है सेंट्रल पार्क टू विरार नालासोपारा वेस्ट। तो ये 3 ओवर ब्रिजेस और होने चाहिए, जो अगर बन जाए तो लोगों को ट्रैफिक के मुद्दे नहीं रहेंगे। आप जिस तरह से बता रही हैं विकास का मुद्दा, विकास, अपने विकास को लेकर तो आप बात कर रही हैं, लेकिन आपने कहा लोड बेरिंग। एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से 4-5 लाख रुपए जमा करके वो कहीं ना कहीं एक घर का सपना संजो करके नालासोपारा की तरफ रुख करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि लोड बेरिंग के फ्लैट्स लेने के बाद में कहीं ना कहीं मनपा की कांच उनके ऊपर गिरती है और वो फ्लैट्स को तोड़ दिया जाता है। इस तरह के लोड बेरिंग्स के प्रोजेक्ट्स को
रोकने के लिए आपने अब तक क्या कदम उठाया? देखिए, इसमें सबसे बड़ा हाथ है महानगर पालिका का। जब बिल्डिंग बन रही है, क्या ये एक महानगर पालिका जो कि खुद एक परमिशन देने वाली गवर्नमेंट की एक फैकल्टी है, तो क्या उनको पता नहीं कि हमने कौन से प्लॉट पे परमिशन दिया है? उनको ये सब बराबर पता होता है कि हमने कहाँ पे परमिशन दिया है। लेकिन आप कोई भी उसके ऊपर आप कंप्लेन करते रहिए, वो लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तब जब तक वो बिल्डिंग पूरी बन ना जाए। बिल्डर अपना, अब ये बिल्डर और उन लोगों की साठगांठ है आपस में, इसीलिए ये होता है क्योंकि जब बिल्डर अपना पूरा चीज बेच देता है, अपनी जितने फ्लैट्स है, जितने शॉप्स है, वो लोगों को बेच देता है, उनको बेचने के बाद महानगर पालिका उस पर कार्रवाई करती है। तो ऐसा क्यों? जब वो बिल्डर अनधिकृत बांधकाम कर रहा है तो आप उसको फाउंडेशन लेते ही तोड़ दीजिए, जब वो डोबरा खोद रहा है तभी आप उसको तोड़ दीजिए। लेकिन वो लोग तोड़ने, आज एमआरटीपी का कानून आप उन पे लगाइए, महानगर पालिका को पूरा हक है। बिल्डिंग तोड़ने के बावजूद बिल्डर के ऊपर एमआरटीपी का कानून क्यों नहीं लगता है? ये महानगर पालिका इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। जबकि महानगर पालिका अगर ऐसे बिल्डिंग्स को तोड़ती है तो उससे वो गरीब लोग, जो लोगों की हैसियत इतनी नहीं है कि वो लीगल फ्लैट्स ले सके, जो कि आज नाला सोपारा में 30 लाख 35 लाख तक है जिसका रेट ज्यादा है, तो वो लोग जाके वही 4 लाख 5 लाख का जो आपके लोड बेरिंग के अंदर फ्लैट पड़ता है, वो लोग वो फ्लैट लेते हैं। यदि आप जीत के आ जाए, जीतने के बाद में जो अब तक इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं और जो लोगों के सामने ठगी की गई है, आप कोई ऐसा प्रपोजल लेके आएंगे कि उसको मान्यता मिलने के बाद में जिनके पैसे जो लगे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उसका फायदा हो सके? जी बिल्कुल। मैं अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और अगर मैं महानगर पालिका विधानसभा इलेक्शन जीत गई, तो उसके बाद मेरा पहला काम रहेगा कि राजीव गांधी आवास योजना जो हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया है, तो राजीव गांधी आवास योजना यहाँ पर हम लाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को लाने की यहाँ कोशिश करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आज तक पिछले 25 साल में एक भी स्कूल नहीं है, चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर नहीं है। तो वो मैं सबसे इम्पोर्टेंटली वो चाहूंगी कि यहाँ पर बने, क्योंकि कितनी ही बीएड और डीएड टीचर्स हैं जो लोग पढ़ाई करने के बावजूद जॉब्स नहीं ले पा रही हैं, वो बेचारी बिना जॉब्स के अपने अपने घर पर बैठी हुई हैं। और कई गरीब जो माँ बाप हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने के लिए, तो उनको नॉर्मल किसी हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट की इंग्लिश मीडियम स्कूल आ जाएगी तो ऑब्वियसली एक भाजी बेचने वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, एक रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो अगर गवर्नमेंट की अगर अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम स्कूल खुल जाए तो हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। नेहा जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर यहाँ पे घोषणा की गई थी लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं पे लोगों को ये लॉलीपॉप देने की बात की गई और इसके इम्प्लीमेंट के जरिए, मतलब एक घोषणा करने के बाद में कुछ ऐसे स्कैम्स भी सामने आए भविष्य में? जी बिल्कुल। हर इलेक्शन के पहले यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने ये लाया, हमने वो लाया, लेकिन एग्जैक्टली मूल रूप से ऑन द ग्राउंड कुछ आता नहीं है। यहाँ पर जिस तरह नाला सोपारा को सैटेलाइट सिटी डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नाला सोपारा के लिए टोटल 2700 करोड़ रुपए आए सिर्फ सीवेज लाइन के लिए, गटर लाइन के लिए, तो वो भी अंडरग्राउंड, लेकिन अभी तक उसका कोई गटर लाइन पड़ी नहीं है। उसके अलावा नाला सोपारा में आपके चैनल से बाइट भी लिया गया था कि जब नाला सोपारा के अंदर बारिश आ रही थी तो क्या हालत थी, कितनी दुर्गति थी कि बारिश शुरू होते ही 2 दिन में पूरे नाला सोपारा में घुटनों से ऊपर पानी भर चुका था, क्योंकि गटर की सफाई नहीं हुई थी। 180 करोड़ रुपए गटर सफाई के लिए खर्चा है ऐसा महानगर पालिका ने दिखाया था, लेकिन वहाँ ये सिर्फ खर्चे बड़े बड़े दिखाए जाते हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ होता नहीं है। 2700 करोड़, उसके बाद में 180 करोड़ की जो रकम केंद्र से दी गई थी, आपके अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं किया गया? 2700 करोड़ रुपए केंद्र से दिया गया था सैटेलाइट सिटी के डेवलपमेंट के सीवेज लाइन के लिए, जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। ऑब्वियसली टर्म तो खत्म हो गया है क्योंकि 6 महीने बाद आपका महानगर पालिका इलेक्शन है, तो महानगर पालिका इलेक्शन का भी टर्म खत्म हो गया है, विधानसभा इलेक्शन के लिए अभी 1 ही महीना बचा है। 180 करोड़ रुपए जो है वो महानगर पालिका ने दिखाया है कि हमने गटर क्लीनिंग के लिए खर्च किया है, कि हम गटर को बारिश के पहले क्लीन कर रहे हैं ताकि पानी भरे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई गटर की सफाई नहीं हुई थी और बारिश होते ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग जबरदस्त हुई थी। तो जिस तरह से आप बता रही हैं, आप आरटीआई के जरिए इन चीजों को जान सकती हैं? जी कभी जानने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता चला इसमें आपको? आरटीआई के थ्रू अगर आप कभी भी आप आरटीआई करिए तो उसका जवाब आपको पहले तो 1 महीने में कभी आता नहीं है।
आ भी गया तो 2 महीने बाद काफ़ी फॉलोअप्स करने के बाद आपको आता है, और उसके बाद भी जवाब कई बार ये होता है हमें पता नहीं, हमारे अंडर में नहीं है, आपने गलत जगह पे एप्लीकेशन किया है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन कीजिए, आप वहाँ पर एप्लीकेशन कीजिए, यही सब आता है। आप इतनी एक्टिव मेंबर होने के बाद भी अगर आपके साथ में महानगर पालिका के लोग इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आम आदमी के साथ में क्या करते होंगे ये? आम आदमी के अंदर हिम्मत ही नहीं बोलने की, क्योंकि आम आदमी अपने आम लाइफ से ही ऑलरेडी परेशान है, इतनी महंगाई है। वो सुबह उठता है 8 बजे, नहा धो के अपने काम धंधे पे निकल जाता है, हैवी ट्रैफिक, हैवी पब्लिक टाइम में वो ट्रेन में ट्रेवल करके, चाहे चर्चगेट, चाहे अंधेरी, चाहे बैंड्रा, वो जहाँ जाना होता है नाला सोपारा से ट्रेवल करके वहाँ जाता है, बचते बचाते हुए कि कहीं ट्रेन से गिर के वो कट ना जाए, उससे बचते हुए वो अपने ऑफिस जाता है, शाम को 7-8 बजे छूटता है, हैवी ट्रैफिक टाइम में वो बेचारा नाला सोपारा आता है, क्योंकि नाला सोपारा की आबादी इतनी है कि लगभग आधी ट्रेन नाला सोपारा में खाली हो जाती है, बचते बचाते वो अपने घर जाता है, खाना खाता है और आराम करता है। एक प्रश्न मेरे मन में काफी समय से चल रहा है, वो ये कि हाईवे से अगर विरार की तरफ आते हैं या नाला सोपारा की तरफ आते हैं तो बीच रास्ते में दो छोटी सी चुंगी यानी टोल नाका बना हुआ है, वो क्या है, वो वैध है या अवैध है? वो वैध है, और वो जो एक ब्रिज बना था नाला सोपारा के अंदर, अगर आप नाला सोपारा से अगर आप आ रहे हैं, संतोष भवन एरिया होते हुए आप आ रहे हैं, तो नाला सोपारा का जो ब्रिज बना था, उस ब्रिज की ओपनिंग होके आज मुझे लगता है 15 साल हो गए, और या 10 साल हो गए, और उसके बाद से आज तक उनका वो पैसा लिया जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा जो अनुमति दी जाती है कि जो पैसे लगे हैं, जो लागत लगी है, वो निकालने के बाद में टोल को बंद कर देना चाहिए। बीच में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, उन्होंने भी इस मुद्दे को छेड़ा था और महाराष्ट्र में कई जगहों पर सरकार ने टोल बंद करने का एक ऑर्डर भी पास कर दिया है। तो आपको लगता है कि ये अब तक पैसे वसूले नहीं गए हैं या वसूलने के बाद में अब आमदनी वसूलने की तैयारी की जा रही है? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं नाला सोपारा में, जिस तरह आपने टोल का कहा, नाला सोपारा वेस्ट में एक सोपारक गांव, सोपारक ग्राउंड है जो कि प्लेग्राउंड के लिए बनाया गया था, उसका टेंडर निकला था 1.5 करोड़ रुपए का, और उसका टेंडर निकल के 120 दिन का टेंडर था, उस 120 दिन के अंदर उस प्लेग्राउंड को बनाना था, टेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जीरो डेवलपमेंट है अभी तक। और अगर आप अधिकारियों से पूछते हैं तो अधिकारी बोल रहे हैं नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट्स तो वो सिर्फ पेपर पे दिखाते हैं, ऑन अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। नेहा जी, एलबीटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूँ लोकल बॉडी टैक्स की, जिसको लेकर के हाल फिलहाल में भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया, और जहाँ तक मेरी जानकारी है महानगर पालिका पर ये छोड़ दिया गया है कि वो अपने उस पर्टिकुलर जुडिक्शन में एलबीटी लागू करना है या नहीं, उसका फैसला महानगर पालिका ले सकती है। आपके यहाँ की जो क्षेत्र है, यहाँ पर महानगर पालिका ने इस बात में हामी भरी है, इसका कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ है अब तक? जो आपने एलबीटी का मुद्दा कहा, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि एलबीटी रखना है या नहीं रखना है, इसका डिसीजन हर एक महानगर पालिका डिसाइड खुद करेगा। तो अब इसका फायदा तो सिर्फ महानगर पालिका को हुआ होगा या उनसे जुड़े हुए लोगों को हुआ होगा, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि कई कंपनीज जो है ये नाला सोपारा बसई एरिया से निकल के जाके पालघर शिफ्ट हो गई। तो जो यहाँ के लोग, जो यहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, लोकल लोग थे, जो जॉब के लिए उनको कंपनियां पास में थी, तो रोजगार के लिए जो वो वहां जाते थे, तो उनके रोजगार खत्म हो गए। वैसे भी इन्होंने पिछले 25 सालों में रोजगार के लिए यहाँ कुछ नहीं दिया, चाहते तो एक कॉल सेंटर खोल सकते थे। आज नाला सोपारा के कितने लोग, विरार के कितने लोग, वसई के कितने लोग यहाँ से ट्रेवल करके कॉल सेंटर्स के लिए जाते हैं, उनकी गाड़ियों में जाते हैं, मलाड जाते हैं, बोरीवली जाते हैं, अंधेरी जाते हैं, कईयों के रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। अगर घर के पास रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे। तो यहाँ पे आज तक पिछले 25 सालों में एक तो रोजगार के लिए कुछ किया नहीं, जो रोजगार था वाया कंपनी, वो भी एलबीटी के वजह से कई कंपनीज शिफ्ट हो गई। मोर देन 70% कंपनीज यहाँ से शिफ्ट होकर पालघर जा चुकी है सिर्फ इस एलबीटी की वजह से, क्योंकि वो लोग एलबीटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए। तो जो रोजगार जो उनको वहाँ मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये एलबीटी की जो बात आप कर रही हैं तो ठीक है, इसके साथ में जो रिजर्वेशन प्लॉट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि हर मनपा के क्षेत्र में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तो कई रिजर्वेशन प्लॉट्स होंगे, कुछ हॉस्पिटल्स के लिए होंगे, कुछ किसी के लिए, कुछ किसी के लिए। लेकिन हमने जो सर्वे किया, और सर्वे के अनुसार हमको ऐसा कोई भी प्लॉट यहाँ नजर नहीं आया जिस पर रिजर्वेशन का बोर्ड लगा हो। और यहाँ पे हमारे जानकारी के अनुसार कई ऐसे रिजर्वेशन प्लॉट्स जिसके ऊपर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है बिल्डिंगों का। इसकी जानकारी अगर आपको है तो आपने इस पर क्या कार्रवाई की है, और इसके अलावा क्या इसके बारे में आप बोल सकते हैं इनको? जी, आप जो रिजर्वेशन प्लॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आरक्षित जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, यहाँ महानगर पालिका के अंदर आरक्षित प्लॉट है,
प्लेग्राउंड के लिए आरक्षित प्लॉट है, जैसे आपका सर्वे नंबर 80 अचोले नाला सोपारा में जो पड़ता है वो आरक्षित प्लॉट है, लेकिन वो आरक्षित प्लॉट पे इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो कोई और नहीं, हितेंद्र ठाकुर के जीजा हैं अशोक पाटिल, वो खुद करवा रहे हैं आरक्षित, ये आरक्षित प्लॉट पे है। उसके अलावा आपका सर्वे नंबर 84 तुलिंज हो जाएगा, नाला सोपारा ईस्ट में जो पड़ता है, वो भी एक आरक्षित प्लॉट है जिसका रिजर्वेशन है प्लेग्राउंड रिजर्वेशन और स्कूल रिजर्वेशन। तो यहाँ पर जो है, जो हमारे प्रथम महापौर राजू पाटिल हैं, उनके जीजाजी हैं राउत करके, वो खुद यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा हितेंद्र ठाकुर के जो भाई है दीपक ठाकुर, जो कि खुद टाड़ा एक्यूज्ड है, उन्होंने सर्वे नंबर 56 मोरे, नाला सुपारा में ही पड़ता है, मोरे गांव की तरफ थोड़ा, तो वहां पर उन्होंने वो प्लेग्राउंड रिजर्वेशन का प्लॉट है, वहां पर भी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो जितनी आरक्षित प्लॉट है उनपे ये लोग इलीगल तरीके से बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, जैसे कि फेरी वाला जोन है, लेकिन वहां पर इन लोगों ने अवैध रूप से कोई कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। वहां तो जब आप फेरी वालों को देंगे नहीं, मार्केट बैठेगा ही नहीं, मार्केट जोन जो है, मार्केट बैठेगा ही नहीं, तो लोग शॉपिंग के लिए कहाँ जाएंगे? फिर आपको इलीगल हॉकर्स दिखेंगे रास्ते पे, फिर इलीगल हॉकर्स का एक मुद्दा आ जाएगा। आज आप स्कूल की जमीन पर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, खुद राजू पाटिल के जीजाजी करवा रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको वहां पर अगर आप स्कूल के प्लॉट पर ये करेंगे तो आप स्कूल नहीं बना पाएंगे, लोगों को स्कूल नहीं, इसीलिए तो पिछले 25 साल से यहाँ पे ना स्कूल हुआ, ना प्लेग्राउंड हुआ, ना हॉस्पिटल्स हो पाए, ना कुछ हो पाए। तो ये मान के चले कि आने वाले समय में इन सब चीजों को आप एक्सपोज करेंगे? डेफिनेटली मैं अभी से एक्सपोज करना, काफी चीजों को मैंने नहीं, आप जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आप बता रही हैं, इतना ओपनली आप चीजों को मतलब सामने लेकर के आ रही हैं, उम्मीद करें कि आगे चल करके इसको साबित भी करेंगे आप? डेफिनेटली अगर मैं सत्ता में आई तो भी इसे साबित करूंगी, अगर मैं सत्ता में नहीं आई और अगर आपके चैनल ने मुझे मदद किया तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे खुलासे होंगे, और काफी सारे खुलासे होंगे जो ना कि महाराष्ट्र का बट पूरे इंडिया के होश उड़ा देंगे। मैं चाहूंगा, मैं खुद ही नहीं बल्कि जनता भी ये चाहेगी कि आप जीत करके आए और इस तरह के खुलासे करें। और रह गई बात हमारे चैनल की, तो हमारा चैनल हर वक्त हर समय सच का साथ देने के लिए तैयार है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वोटर्स को यही मेरा मैसेज है कि अब आप लोगों को जागने का समय आ चुका है। पिछले 25 साल से आप देख रहे हैं क्या तमाशा हो रहा है, महानगर पालिका क्या ढोंग कर रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे पिछले 25 सालों में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। अभी इलेक्शन सर पे आने के बाद अफरा तफरी में हॉस्पिटल की ओपनिंग तो कर दी, लेकिन हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, हालांकि हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से उनको कम से कम एमडी डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर उस हॉस्पिटल में होने चाहिए, जो कि अभी तक है नहीं इनके पास। उसके अलावा जिला परिषद स्कूल की हालत खराब है, हॉस्पिटल की हालत खराब है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। उसके अलावा ऐसे कई टॉपिक्स है, जैसे कि कोई हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट के। और रही बात, हितेंद्र ठाकुर बोलते हैं कि विवा कॉलेज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉलेज है। अगर विवा कॉलेज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कॉलेज है तो डीवाई पाटिल कॉलेज क्या है, पतंगराव कदम कॉलेज है, XYZ, ऐसे कई बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वो सारे कॉलेजेस क्या है। दूसरा, आज तक पिछले 25 सालों में यहाँ पर कोई सामूहिक विवाह वगैरह का ऐसे सोशल कार्य नहीं किया गया था, सिर्फ एक ही किया गया, क्षितिज ठाकुर जो हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं, प्रेजेंट एमएलए हैं क्षितिज ठाकुर, उनकी शादी के अंदर ये खर्चा किया गया था। अब उसके बाद आज तक कभी कोई सामूहिक विवाह नहीं किया है, लेकिन हितेंद्र ठाकुर के भगवान के आशीर्वाद से उनको वो और 2 बेटे हैं, शायद उनकी शादी में सामूहिक विवाह का वो कर ले, शायद ये हो सकता है। आपने हमसे बातचीत की नेहा जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। तो ये थी श्रीमती नेहा दुबे जी, जिन्होंने आज मुंबई एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र के महासंग्राम में अपना समय दिया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पे और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।